गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए आज हम लोग नए वीडियो के साथ वैद्युत रसायन का अगला लेक्चर, जिसमें हम लोग सेल के बाद इलेक्ट्रोड, विभव, इलेक्ट्रोड और सेल, इन सब के बारे में समझेंगे। और पहले हम लोग फिगर से पूरी डिटेल समझ लेंगे, इसके बाद यहाँ थ्योरी जनरेट करेंगे। फिगर के अकॉर्डिंग ही थ्योरी रहेगी ताकि आपको आसानी से याद हो सके। चलिए फर्स्ट हेडिंग पे बात करते हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रोड विभव। ये होता क्या है, चलिए पहले हम आपको फिगर से समझाते हैं, फिर देखते हैं कि इसकी थ्योरी क्या होती है, क्या मतलब है इसका। देखिए इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं किसको। अब इसको कहानी की तरह समझिएगा आप। देखिए हमने सपोज दैट हमने एक किसी धातु की एक छड़ ले ली। ये हमने एक धातु की छड़ ले ली, ये हमारे पास एक धातु की छड़ हो गई। मान लिया हमने छड़ हमने किसके लिए, जिंक धातु की छड़ ले ली। अब जब छड़ लिए जिंक धातु की, तो विलयन में कंडीशन होती है कि विलयन भी उसी धातु का होना चाहिए। तो हम यहां जो विलयन लेंगे वो हम ले लेंगे जिंक सल्फेट का। हमने यहां पे जिंक सल्फेट का विलयन ले लिया है। अब धातु लवण जो विलयन है उसके पास दो प्रकार के आयन पाए जाते हैं, Zn2+ और SO4 2-। चूंकि लवण है अब गट्टे होगा, सिंपल सी बात है, तो धनायन ऋणायन पाए जाएंगे। तो जैसे ही आप धातु की छड़ को उसी के लवण विलयन में डिप करेंगे, तो जो छड़ होगी वो विलयन के सापेक्ष आवेशित हो जाएगी। विलयन के सापेक्ष कहने का मतलब ये है कि विलयन अगर धन आवेश होगा तो जो छड़ होगी वो ऋण आवेशित हो जाएगी, लेकिन वो अपक्रिया के अनुसार होगा। यहां फिलहाल देखिए क्या होता है। और उसके लिए आपको एक पॉइंट और होता है कि आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा कि सक्रियता श्रेणी, या उसको बोलते हैं वैद्युत रासायनिक श्रेणी, उसमें किस हिसाब से, क्योंकि उसमें जो हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी एटम पाए जाते हैं उनके पास इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता पाई जाती है, ठीक है। और जो हाइड्रोजन से नीचे होते हैं उनके पास इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता पाई जाती है। तो वहां ये जो जिंक की छड़ है वो हाइड्रोजन से ऊपर है, तो इसके पास क्या है, इसके पास इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता है। यानी जितने भी, जैसे इसको आप डिप करेंगे तो जिंक धातु में उपस्थित जो Zn है वो Zn2+ के रूप में बाहर आने लगेगा और अंदर इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। ऐसे ही Zn2+ के रूप में बाहर आ जाएगा, अंदर इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, Zn2+ के रूप में बाहर आ जाएगा अंदर। ऐसे ही अंदर छड़ में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हमें एकत्र होते हुए दिखाई देंगे। और जब बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रॉन हमें दिखाई देंगे तो इसका मतलब क्या है कि अब छड़ पे भारी ऋणावेश उपस्थित हो गया है, एक अच्छा ऋणावेश उपस्थित हो गया है। यानी जो छड़ हमारी है वो कैसी हो गई है, ऋणावेशित हो गई है। छड़ कैसी हो गई है हमारी, ऋणावेशित हो गई है। और ऋणावेशित छड़ को हम लोग क्या बोलते हैं इसमें, एनोड। तो हमारे पास जो छड़ है वो ऋणावेशित हो गई यानी एनोड के रूप में। और चूंकि प्लस बाहर निकल रहे हैं तो छड़ के आसपास धनायन का जमावड़ा लग जाएगा, यानी कि धनायन प्रेजेंट हो जाएंगे। यही चीज हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब भी किसी धातु की छड़ को आप उसी के लवण विलयन में डिप करेंगे, डुबोएंगे, तो जो धातु की छड़ है वो विलयन के सापेक्ष या तो धनावेशित हो जाएगी या तो ऋणावेशित हो जाएगी। और उसी के कारण जब धनावेशित और ऋणावेशित दो आयन प्रेजेंट हो जाएंगे विलयन और छड़ के मध्य, तो उससे जो भी विभवांतर उत्पन्न होगा उसे हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड विभव। तो देखिए थ्योरी हमारी मिल गई। थ्योरी क्या है, जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण विलयन में डुबोते हैं तो धातु और छड़ और विलयन के मध्य, ये जो छड़ है और विलयन के मध्य धनावेश और ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण जो भी विभव उत्पन्न होगा उसे हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड विभव। अब इसके अगर आप रिएक्शन लिखना चाहते हैं तो यहाँ हुआ क्या, देखिए Zn हमारे पास था और Zn किस में कन्वर्ट हुआ है, Zn2+ में। तो बैलेंसिंग के अनुसार इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसको हम क्या बोलेंगे कि ऑक्सीकरण हो रहा है, या इसको कहा जाएगा ऑक्सीकरण विभव। इलेक्ट्रोड विभव को हम लोग ऑक्सीकरण विभव भी यहां बोल सकते हैं, ठीक है, जो कंडीशन के हिसाब से ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसी तरीके से अगर इसका आप एक एग्जांपल हम हाइड्रोजन से नीचे वाले लें ताकि आपको अपचयन विभव भी दिखा सकें। यहां देखिए हमने एक छड़ ले लिए,
ये हमारे पास जो छड़ है ये हमने अब कॉपर की छड़ ले ली है। ये हमारे पास है कॉपर की छड़ है, और चूंकि हमने जब कॉपर की छड़ ले ली है तो विलयन भी हमारे पास किसका होना चाहिए, कॉपर सल्फेट का या कॉपर नाइट्रेट का। तो हमने यहाँ पे सबसे आसानी से मिलने वाला कॉपर सल्फेट का विलयन ले लिया है। अब देखिए ये हाइड्रोजन से नीचे पाया जाता है, तो इसके अंदर प्रोबेबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की। तो यहां जो विलयन में CuSO4 यानी कि Cu2 प्लस SO4 2 माइनस प्रेजेंट है, तो ये जो Cu2 प्लस इसके पास रहेंगे ये इस छड़ से इलेक्ट्रॉन को घसीट लेंगे, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे, छड़ से इलेक्ट्रॉन को ये सब बाहर निकालेंगे, ये छड़ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे। जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन बाहर आते रहेंगे तो छड़ में क्या होता रहेगा, उतनी बार ही धन आवेश प्रेजेंट होता रहेगा, धन आवेश प्रेजेंट होता रहेगा, और एट द एंड जो पूरी आपकी छड़ है वो कैसी हो जाएगी, धनावेशित हो जाएगी, और विलयन आपका पूरा कैसा हो जाएगा, ऋणावेशित हो जाएगा। तो यहां भी देखिए वही कंडीशन हुई है, जब आपने धातु की छड़ को विलयन में डुबोया है तो धातु की छड़ और विलयन के मध्य सापेक्ष क्या हो गया, धनावेश और ऋणावेश स्थापित हो गया है, जिसके कारण जो भी विभव उत्पन्न होगा उसे हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड विभव। बस नाम बदल गया है, यानी कि कॉपर की छड़ हुई है तो अब ये कैसी छड़ हो गई है, धनावेशित छड़ उत्पन्न हो गई है। और जैसे ही आपके पास ये धनावेशित छड़ आई है वैसे ही आप इसको क्या नाम देंगे, कैथोड। और इसमें रिएक्शन आपकी क्या हो रही है, रिएक्शन को आप रिप्रेजेंट करेंगे अगर, तो देखिए Cu2 प्लस था और वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके क्या बना रहा है, कॉपर, कॉपर की छड़ के रूप में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, अपचयन विभव, अपचयन विभव। और इस समय जो छड़ होंगी उनको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड, और इन सेलों को क्या कहा जाएगा, अर्ध सेल। ठीक है, समझ में आई बात आपको। आप किसी छड़ को इलेक्ट्रोड नहीं बोल सकते कि धातु की छड़ है तो सिर्फ धातु की छड़ को इलेक्ट्रोड कहा जाएगा, नहीं। कंडीशन है जब वो धातु की छड़ उसी धातु के लवण विलयन में डुबोई जाएगी तब उसको इलेक्ट्रोड कहा जाएगा, क्योंकि उस समय उसके पास कंडीशन आ जाएगी कि वो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह करना चालू कर देगी, तब उसको इलेक्ट्रोड कहा जाता है। तो अगर आप इलेक्ट्रोड भी लिख रहे हैं तो वहां भी आपको एक लाइन जोड़नी पड़ेगी कि जब किसी धातु की छड़ को उसी के धातु के लवण विलयन में डुबोया जाता है उस समय उसे हम इलेक्ट्रोड बोलते हैं, क्योंकि उस समय इलेक्ट्रॉन का प्रवाह संभव हो जाता है। तो यहां देखिए आपके सामने दो अर्ध सेल हमने तैयार कर दिए हैं, ऑक्सीकरण विभव और अपचयन विभव। ठीक है, इन दोनों को अर्ध सेल ही कहा जाएगा, या इनको इलेक्ट्रोड विभव, इस घटना को हम इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। अब देखिए समझ में आ गया हो तो इसकी हम लोग थ्योरी देखते हैं कि थ्योरी क्या है। एक एग्जांपल मिटा के इसके नीचे थ्योरी लिखते हैं। ठीक है, ऊपर में मिटा दे रहे हैं, नोट करना जिसको उसके नोट कर लेना। अब इसकी थ्योरी देखिए, इसी के अनुसार लिखेंगे, जैसा हम लोगों ने अभी पढ़ा है सेम वैसे इसकी थ्योरी होगी। चलिए, थ्योरी क्या होगी इलेक्ट्रोड विभव की, कि जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण विलयन में डुबोते हैं तो क्षण और विलयन के मध्य द्विक स्तर, अभी द्विक स्तर को हम ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं। द्विक स्तर है क्या, धनावेश एवं ऋणावेश, इसको द्विक स्तर बोला जा रहा है। उत्पन्न हो जाता है जिसके कारण
जिसके कारण क्षण और विलयन के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड विभव। अब एक बार आप थ्योरी से मैच कराइए कि क्या फिगर में जो हमने समझाया और थ्योरी में कोई भी डिफरेंस है। देखिए सेम वही थ्योरी लिखी हुई है कि जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण विलयन में डुबोते हैं तो क्षण और विलयन के मध्य द्विग स्तर यानी कि धन आवेश एवं ऋण आवेश, या जो कि हमने देखा था अभी कि अगर धन आवेश आएगा तो विलयन ऋण आवेश हो जाएगा, या क्षण ऋण आवेश आएगा तो विलयन धन आवेश आ जाएगा, उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण क्षण और विलयन के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होगा उसे हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड विभव। पुश करके थ्योरी नोट कर लीजिए, बिल्कुल जी थ्योरी है, आसानी से आपको आ जाएगी। फिर हम देखते हैं अब मानक इलेक्ट्रोड विभव के बारे में कि ये क्या होता है। ठीक है, हम इसको मिटा रहे हैं। चलिए, इसको हमने इसलिए नहीं मिटाया है क्योंकि अगली जो थ्योरी है वो पूरी इसी पे डिपेंड है। इसी पे डिपेंड का मतलब आप क्या कहना चाहते हैं, इसका मतलब ये है कि मानक इलेक्ट्रोड विभव में आप देखिए जरा कि दो वर्ड तो सेम वही है, बस मानक वर्ड जुड़ गया है। अच्छा, मानक वर्ड का आप अगर अपनी लाइफ में कहीं यूज देखेंगे तो जहां भी मानक वर्ड आ जाता है तो यानी कि कुछ स्पेशल कंडीशन जुड़ जाती है बस, और कोई अलग वर्ड घटना नहीं होती है। इसका मतलब एक चीज तो साफ हो गई कि घटना तो यही है, क्षण और विलयन के मध्य जो विभव उत्पन्न होता है वही मानक इलेक्ट्रोड विभव है, बस कुछ कंडीशन होगी। कंडीशन क्या है, तो कंडीशन याद रखिएगा कि जो टेम्परेचर है वो होना चाहिए 25 डिग्री सेल्सियस, यानी रूम टेम्परेचर पे विभवांतर चेक किया जाना चाहिए, तो इसे हम क्या बोलेंगे, मानक इलेक्ट्रोड विभव। साथ में जो आपका विलयन लिया गया है वो एकांक इकाई सांद्रता का, या आप कह सकते हैं 1 मोलर सांद्रता का होना चाहिए। जो भी आपने सॉल्यूशन लिया है वो कैसा होना चाहिए, 1 मोलर सांद्रता का। यानी अगर आप मानक इलेक्ट्रोड विभव की थ्योरी लिखना चाहते हैं तो बिल्कुल इजी हो जाएगी, घटना वही है, बस क्या लिखेंगे कि जब किसी धातु की क्षण को 25 डिग्री सेल्सियस पर तथा 1 मोलर सांद्रता वाले विलयन में डुबोते हैं तो विलयन और क्षण के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ठीक है, थ्योरी में कोई डिफरेंस नहीं है, थ्योरी सेम वही है, बस अब देखिए दो कंडीशन ज्वाइंट हो गई हैं कि जब आप उसी घटना को 25 डिग्री सेल्सियस यानी रूम टेम्परेचर पर और साथ साथ जो सांद्रता है वो इकाई मोलर का सांद्रता होना चाहिए, यानी 1 मोलर सांद्रता के विलयन में ये घटना करते हैं, उसके बाद जो विभव उत्पन्न होगा उसे हम क्या बोलेंगे, मानक इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, इसको E0 से दर्शाया जाता है,
जबकि इलेक्ट्रोड विभव किस तरह से आता था, ई से। दोनों के लिए मात्रक वोल्ट होता है, घटनाएं दोनों सेम है। अब हम कल क्या देखेंगे इसके बारे में, या नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव के मध्य संबंध। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में लगभग आ ही जाता है कि इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव के मध्य संबंध दर्शाइए, या क्वेश्चन आ जाएगा कि वैज्ञानिक ननसट के द्वारा दिया गया संबंध बताइए। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम लोग इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि वैज्ञानिक ननसट ने क्या समझाया था।